आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है कि इन्फिल्ट्रेशन और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम हुआ है पहले से। तो बेशक, जैसे आपने कहा, यहाँ पे काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड स्ट्रांग है। आपको मालूम है कि एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑप्टिक ऑब्स्टिकल सिस्टम, जिसको हम फेंस भी कहते हैं, वो है, वो टेक्निकली एनेबल्ड है। और कई जो अटेम्प्ट्स हैं घुसपैठ के, उनको हमने नाकाम किया है। अगर आप लॉन्च पैड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार है, इस साल हमने देखा कि हालांकि इन लॉन्च पैड्स में लोग थे और हमें इंटेलिजेंस एजेंसी से इनपुट्स भी आ रहे थे कि ये कोशिश करेंगे, लेकिन उतने अटेम्प्ट्स नहीं हुए इस समर में जब वो नॉर्मली होते हैं, जैसे कि हमने पिछले सालों में देखा। अब इसकी वजह क्या है? आपने बोला क्या स्ट्रैटेजी चेंज हुई है। ये तो जाहिर है कि घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा दूसरी जगह से भी हो सकती है, और शायद इस साल हुई भी। और इसीलिए अगर आप देखें तो शायद जम्मू रीजन में नंबर्स कुछ बढ़ गए हैं, क्योंकि वो एरिया हमेशा से पीसफुल था। तो स्ट्रैटेजी चेंज शायद ये हुई है कि लॉन्च पैड्स में हम देख रहे थे, हमें लग रहा था कि यहां से इन्फिल्ट्रेट करेंगे, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें और शायद सक्सेसफुल कोशिशें कहीं और से हो रही, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि वो नंबर्स शायद थोड़े से बढ़ गए हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो नंबर्स भी जल्दी कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस हमें आने लग गई। दूसरा, आसिफ, आपने बात करी पिछले साल कोकरनाग वाले ऑपरेशन की। मैं सिर्फ इतना अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि वो एक अटैक नहीं था। आपको मालूम है कि उस ऑपरेशन में हमारे कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौंचक, डीएसपी हुमायूं भट्ट और सिपाही प्रदीप सिंह मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस। वो हमारा ऑपरेशन था। ये कई बार मैंने सुना है आप लोगों को बोलते हुए कि वो अटैक था, लेकिन मैं आज शायद एक आखिरी बार ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ऑपरेशन हमारा था। हमने सरप्राइज भी अचीव करी, लेकिन और कर्नल मनप्रीत और डीएसपी हुमायूं उस हाइड आउट तक ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। लेकिन आप लोग सब एक्सपीरियंस हैं, आपको मालूम है कि जब पहाड़ों में और जंगलों में ऑपरेशन होते हैं तो आपको पिन पॉइंट पता नहीं होता कि वो हाइड आउट एक्चुअली कहाँ है। दे हैड अचीव्ड सरप्राइज। और हाउ? पूरी रात वो कॉलम्स चले थे, वो हाइड आउट सराउंड हो गया था। लेकिन लास्ट स्टेज में जब वो हाइड आउट के पास थे और वो आपस में मशवरा कर रहे थे कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो सकता है, उस समय में काफी फायरिंग हुई और उन चारों को गोली लगी। और वो टेरेन ऐसा था कि हमें उनको वहां से इवैक्यूएट करने में भी प्रॉब्लम हुई। क्या वो फॉरेन टेररिस्ट थे? आपको मालूम है कि उस ऑपरेशन में दो मरे भी। वन वाज अनआइडेंटिफाइड, वन वाज आइडेंटिफाइड एज अ लोकल। शायद एक दो बच के निकल भी गए हों। क्या वो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे या जैसे आप बोल रहे हैं फॉरेन टेररिस्ट थे? वो कहना मुश्किल है। हाल ही में जो हमने ऑपरेशंस देखे हैं उसमें पीर पंजाल के उस तरफ जम्मू रीजन में आई थिंक हमारे पास काफ़ी संकेत हैं कि ये इन ऑल प्रोबेबिलिटी पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं मरे, ये मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि दो ऑपरेशंस में नॉर्थ कश्मीर में पाकिस्तानी टेररिस्ट भी मरे। ये तो जाहिर है कि ऐसा होता है। अगर आप किसी लेमैन से भी पूछेंगे तो जहाँ पे प्रेशर होगा वहां से वो आतंकवादी चले जाएगा। अगर आप एक जगह कोई इंसिडेंट करते हैं तो आप ज़्यादा देर उस जगह में नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि आपके बारे में कोई खबर दे देगा, तो आप दूसरी जगह चले जाते। और आप दूसरी जगह में जाके कोई इंडिकेशन या कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करते
जिसकी वजह से आपकी लोकेशन रिवील हो जाए। तो मान लो अगर मैं शुपियां में कुछ करता हूँ और फिर पीर पंजाल को पीर की गली से या एडजॉइनिंग एरिया से कहीं से भी क्रॉस करके पुंछ के इलाके में चले जाता हूँ, तो ये तो जाहिर है कि मैं अगले 2-3 हफ्ते या एक महीना चुपचाप बैठा रहूंगा। और ऐसे होता है, हमें खबर लग जाती है जब इस तरह की एक्टिविटी या मूवमेंट होती है। लेकिन कभी कभी इंटेलिजेंस थोड़ा लेट होती है या इतनी स्पेसिफिक नहीं होती कि उस पर एकदम अचानक ऑपरेशन हो जाए। लेकिन हाँ, जो आपने बोला, दैट इज पॉसिबल, और वो हो भी है। लुक, every time a new method is employed by any military force across the world, you always tend to take note of that, because you want to derive and draw your own lessons from it, so that you can incorporate what is relevant to you and prepare your army and armed forces accordingly. What we are seeing unfolding in the Middle East is obviously a new trend, and in the manner in which it is unfolded is quite unique. So therefore, of course, we will analyze it, and we will put it into perspective, and then come to conclusions as to what is relevant and how it could affect us. And make no mistake, we will prepare for it, because we are an evolving army. We are very conscious of the threats and challenges that lie ahead in today's day and age. We are aware that technology can be used in many ways, and many creative ways of that, and we've seen the methods that you were mentioning. So therefore, yes, certainly we will analyze these developments. We will come to our conclusions, and prepare we shall, definitely, make no mistake. A challenge now to sustain it. So, what's your assessment as of now about the active terrorists in Kashmir Valley, especially? So, uh, the official numbers which the multi-agency committee put out are approximately 80. And if you see, that's the lowest number in many years. When I came here last year, we were looking at numbers past the 100-figure mark. Now that figure has come down. Now, obviously, that figure is sustained by the perpetrators at a certain number, which is considered critical to sustain the terrorism ecosystem here. It has been the endeavor of the security forces to actively and aggressively bring these numbers down. And I think we've succeeded. Now the official figure is at 80. And I'm quite confident that the way we are going ahead, and we are prosecuting our operations in a manner where we are utilizing every wherewithal and means at our behest, I think these numbers will keep going down. So already at 80, we could be looking at an even lesser figure, maybe by the mid of next year. I'm keeping in mind that we are almost knocking at the doors of the winter.